अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसाक सिद्दीकी। और नॉर्मली आप देखते हैं कि मैं सियासी उमूर पर बात करता हूँ, मैं मुआशी मामलात पर बात करता हूँ, मैं ऐसे मामलात पर बात करता हूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम से होता है, जिनका ताल्लुक इस बात से होता है कि ऐसी फ़ैसला साजी का पाकिस्तान की आवाम पर क्या असर पड़ता है, पाकिस्तान की मुआशी हालत जिस तरह से अबतर होती जा रही है उसका पाकिस्तान की आवाम पर क्या असर पड़ता है और आवाम किस तरह से मुतासर होते हैं, और दीगर मामलात समाजी रवैयों से मुतालिक भी कई दफ़ा उन पर बात करने की कोशिश करता हूँ। आज एक खेल से मुतालिक मैं बात करने जा रहा हूँ, और ये खेल यकीन मानिए सियासत का नहीं है, ना ही ये सियासत का मैदान है, बल्कि एक खेल का मैदान है जहाँ का हम रुख करने जा रहे हैं। और खेल के मैदान में उस खेल का तस्करा कर रहा हूँ जो कि हमारा कौमी खेल बिलाशुबा नहीं है, लेकिन हमारी वाबस्तगी उससे बहुत ज़्यादा है। और जज्बाती वाबस्तगी का ये आलम है कि जब उस खेल में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारा सैरो खून बढ़ जाता है, हम तारीफ़ों के अंबार लगा देते हैं, हम सदके बारी जा रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी टीम एक आध मैच हारती है तो हम बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जब शिकस्त का सिलसिला तवील होता जाए और हमें ये लगे कि सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों के अंबार में जकड़ा हुआ है, वहाँ पर अब ऐसे मामलात हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में, मैच फ़ी की मद में, इंडोर्समेंट की मद में हमारे खिलाड़ी जो हैं, जो डिज़र्व करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उसके बाद जब बात परफॉर्मेंस की आए तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करते और फिर अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो फिर दुख होता है। और दुख का बेहतर तरीका ये होता है कि आप तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपनी कुछ तजावीज़ दें जिन पर गौर किया जा सके, लेकिन पहले निशानदेही ज़रूरी है। पिंडी टेस्ट एक अरसे बाद हो रहा था, उसके अंदर जो विकेट की तैयारी जिस तरह से हुई, थैंक्स टू बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैककलम और उनकी बेसबॉल स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से मैच नतीजा खेज बना। बिकॉज उन्होंने कहा हुआ था कि हमें हारने से डर नहीं लगता, लेकिन मैच को हमने नतीजा खेज बनाना है। फिर उसके बाद बात आ जाती है जी, खैर उनके नतीजा खेज बनाने का ये असर हुआ कि एक वक्त में 86 रन चाहिए थे, 5 विकेटें बाकी थी, और फिर चिरागों में रोशनी न रही और अगले 10 या 12 रन पे हमारी पूरी टीम की इनिंग्स जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई। अब उसके बाद अगला जो टेस्ट हुआ उसके अंदर आपने देखा कि हमारी फिर जीत की जानिब हम गामजन थे, लेकिन फिर हमें अपने मिस्ट्री बॉलर अबरार की मौजूदगी के बावजूद हमें ये सेटबैक देखने को मिला कि हमें जनाब शिकस्त हुई, और इस दफ़ा मार्जिन जो है 26 से 27 रन था। फिर तीसरे टेस्ट मैच में तो तारीखी रकम हो गई, यानी कि कराची शहर, वो शहर जहाँ पर आपकी विन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ड्रॉ अब तक 19 या 20 मैचेस हुए हैं, 45 मैचेस खेले गए हैं, और उनमें से आप सिर्फ 3 मैचेस हारे हैं इस मैच को मिलाकर। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तकलीफ़ का आलम क्या होगा। फिर उसके साथ साथ उनके एक 18 साल के एक लड़के का, जो कि टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर खेल रहा था, और उसने आके उसका डेब्यू हुआ और उसने आके 5 विकेटें आपके खिलाफ हासिल की, और आप ये क्लेम करते हैं कि आप जैसा बेहतरीन स्पिन खेलने वाली टीम जो है वो शाज़ नादिर ही कोई हो। फिर उसके बाद जिस तरह से क्लीन स्वीप की आपको हजीमत का सामना करना पड़ा, फिर एक और हजीमत आपको मिली कि किस तरीके से एक टीम ने आकर आपके खिलाफ लगभग 6 की औसत से तीनों टेस्ट मैचेस में, अगर एवरेज निकाली जाए तो उन्होंने रन स्कोर किए। और उसके बाद जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी तो आपकी की प्लेयर्स का गायब होना, यानी कि हारिस, नसीम, और उसके साथ साथ आप देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी, दे वर नॉट देयर। और आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या थे? क्या आपने अमीर हमज़ा को चुना? क्या आपने उनको मौका दिया हमज़ा को कि वो बॉलिंग कर सके? नहीं दिया। उनकी जगह आपने किसको मौका दिया? वसीम जूनियर को। वसीम इज़ अ वंडरफुल प्लेयर बट ही इज़ अ T20 प्लेयर। मेरे हमज़ा की पूरी एक रिकॉर्ड मौजूद है, फर्स्ट क्लास की उनकी विकेट्स मौजूद हैं, प्लस ही इज़ अ लेफ्ट आर्मर, तो वो आपको ऑप्शंस दे देते। अब्बास वॉज देयर, यू कुड हैव प्लेड हिम, लेकिन उनको नहीं खिलाया। फिर बैटिंग की अगर जहाँ तक बात आ जाती है तो सब ने कहा कि रिजवान इज़ नॉट परफॉर्मिंग, रिजवान हैज़न्ट परफॉर्म, लेकिन उसके बावजूद उनको मौका दिया जाता रहा। और सरफराज अहमद को कराची टेस्ट में भी, हालांकि इट्स हिज होम ग्राउंड, लेकिन उसके बावजूद सरफराज को यहाँ पर भी खेलने का मौका नहीं दिया गया। और ऊपर से आकर इस कारकर्दगी का दिफा भी किया जाता रहा कि जी बाबर आजम जो है वो कह रहे हैं कि जी इतना बड़ा मैच था और इसके अंदर सैफ़ी भाई परफॉर्म करके आ रहे थे, लेकिन हमने कहा कि किस तरीके से उनको यहाँ पर मौका दे दें, और रिजवान जो है वो बड़ा, लेकिन आप देख लें रिजवान ने क्या किया। भाई एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा, ही इज़ ब्रिलियंट, वी लव हिम, लेकिन उनको थोड़ा सा रेस्ट है। अब बात आ जाती है कैप्टनसी की। सवाल काफ़ी उठाए गए कि काफ़ी डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं। अब आप देख लें इंग्लिश टीम की जो विक्ट्री है उसके अंदर एक बहादुरी
हमें दिखाई देती है बेन स्टोक्स की। ही इज़ अ रिमार्केबल जेंटलमैन। आप सोचें कि 343 रन का जब टारगेट दिया था तो दे कुड हैव मेड मोर, बट दे वांटेड कि मैच जो है वो अपने नतीजे पर पहुंचे, भले हार उसमें उनका मुकद्दर बन जाए, लेकिन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव और उनको कामयाबी नसीब हुई। यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है मैच जीतने की, हम डर के खेलते हैं, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारा कोई गेम प्लान नहीं है, हम जीतने के लिए नहीं जाते। तो ऐसे में क्या ही बेहतर हो कि किसी दूसरे को कप्तानी का मौका दिया जाए। और जब ये सोचा जाने लगा, जब इस पर बात की जाने लगी, मीडिया में ये चीज़ हाईलाइट होने लगी, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी कहा गया कि वो एज ए कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर एज ए बैट्समैन वो खेलें तो शायद उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर आए और कोई दूसरा शख्स टीम को शायद बेहतर अंदाज में संभाल सके। लेकिन उसके अंदर जो 2-3 प्लेयर्स की जानिब से हमने देखा कि सोचना भी मनाया के नाम से वो लाहौर कलंदर्स का एक उन्होंने हैशटैग यूज़ करते हुए जिस तरीके से इस नाजुक मौके पर वो कैंपेन और हैशटैग लगा के वो शुरू की, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या ये हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है इस पर कौमी सियासत के असरात हो रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई लॉबिंग हमें नज़र आ रही है, क्या यहाँ पर कोई इस तरह की बातें नज़र आ रही हैं। मैंने ट्विटर पर ये अपना खदशा शेयर किया था, एक सवाल रखा था, तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। कई लोगों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई कि जी हाँ मौका मिलना चाहिए दूसरों को, और बाकी वही बातें जो हमारी यूजुअल होती हैं कि जी हमने तो कोई और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और बाबर के अलावा कोई और कबूल नहीं है। कि भाई बाबर आजम इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, इज़ अ ब्रिलियंट बैट्समैन, लेकिन वो हरफ आखिर तो नहीं है, उनकी जगह किसी और को भी कैप्टन बनाया जा सकता है। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो सबसे अच्छा प्लेयर हो टीम का वो अच्छा बैट्समैन ही हो, या सबसे अच्छा बैट्समैन ही ज़रूरी तो नहीं है कि उसको टीम का कप्तान बनाया जाए। अब विराट कोहली इज़ प्लेइंग ब्रिलियंटली, लेकिन ही इज़ नॉट द कैप्टन ऑफ द साइड। तो सचिन तेंदुलकर जब वो कैप्टन बनते थे तो उनका रिकॉर्ड आप देख लें सबके सामने। अब हर कोई कुमार संगकारा की तरह सक्सेसफुल कैप्टन नहीं होता और साथ ही सक्सेसफुल बैट्समैन नहीं होता। तो ये मिसालें होती हैं, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। और साथ ही अब ये रमीज़ राजा साहब का चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, रमीज़ राजा साहब की रुखसती हो गई है, और अब नजम सेठी साहब जो कि पाकिस्तान में PSL के बानी समझे जाते हैं, उनको एक बार फिर चेयरमैन PCB बना दिया गया, और साथ ही साथ एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें शायद आफरीद साहब भी शामिल हैं, हारून रशीद साहब की भी वापसी हुई है, और काफ़ी सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो आई एम श्योर कि इससे क्रिकेट के मामलात में थोड़ी बेहतरी आएगी और जो वन मैन शो था वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी। एटलीस्ट वी कैन होप दैट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।